प्रश्न आया था संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड 2024 में आया था। मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, जो प्राचीन कालीन राजनीति है ना, जो कल मैंने पढ़ाया था आपको, कितना डीपली आता राजनीति में प्रश्न। देखो, कालखंड, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में राजनीति का जो अर्थ है ना, अरस्तु ने क्या कहा था, ये कल मैंने सारे पढ़ा दिए। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि सर्वोच्च है ना, एथिक्स और ज्ञान की सर्वोच्चतम श्रेणी किसको माना है, या सर्वोच्च विज्ञान किसको माना है, पॉलिटिक्स को माना है, राजनीति को माना है सर्वोत्तम विज्ञान, और ये अरस्तु ने माना है। ये मैंने कल बताया था और ये भी परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। आज का हमारा जो सिद्धांत था वो हन्ना अरेंट का है, राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत है। हन्ना अरेंट की पुस्तकें परीक्षा में आ चुकी हैं और ये परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछते हैं। उनको पता है अगर ये पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आरएस आईपीएस अधिकारी बनेगा तो हमारे भी काम का होगा, हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, हमारे समाज का नाम रोशन होगा। तो इसके एक को पढ़ाई करने के लिए हमें सहयोग करने से हमारे सारे समाज, हमारे सारे परिवार का जो नाम रोशन होता है, जिससे सब दोनों का हित होता है, तो उसे उन्होंने उच्चतम गतिविधि कहा है। परस्पर सहयोग या जो कहा है सहयोगी भावना राजनीति का दूसरा प्रकार था। राजनीति के संबंध में विभिन्न टिप्पणियां क्या क्या थी। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक को मूल्यों को आधिकारिक आवंटन की गतिविधि के रूप में माना। ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया था, ये याद रखना। हेरोल्ड लॉसवेल, कैटलिन, रॉबर्ट डहल, ये कौन से विचारक हैं, व्यवहारवादी, ये भी याद रखना, ये व्यवहारवादी हैं। और तथा मार्गेथ्यू, फेनस, वॉल्डस, मैकियावेली जैसे जो यथार्थवादी विचारक, तो व्यवहारवादी विचारक और यथार्थवादी विचारकों को भी अच्छी तरह याद रखना। कई बार दोनों को मिलान करने का भी प्रश्न आता है। विचारकों ने राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। ये जो व्यवहारवादी, यथार्थवादी जो विचारक है ना, ये राजनीति को क्या मानते हैं, शक्ति मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं मानती। ये जो हन्ना अरेंट है ना, ये शक्ति नहीं मानती है, जबकि ये क्या मानते हैं, शक्ति का रूप मानते हैं। कार्ल मार्क्स ने राजनीति को अधिसंरचना की संज्ञा दी। अधिसंरचना का क्या अर्थ होता है बताऊं मैं आपको, जिसके अंदर समाज की सार्वजनिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधियां और सांस्कृतिक गतिविधियां सभी शामिल होती हैं, उसे अधिरचनात्मक संज्ञा दी गई राजनीति को। इसके अंदर कार्ल मार्क्स ने क्या है, इसको अंदर सिर्फ आर्थिक यानी कि जो शोषण होता है ना, आर्थिक या धन वगैरह, उसको सिर्फ हटा दो। क्या कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष वाले थे, श्रम को मानते थे, आर्थिक यानी कि पैसों को ज़्यादा मान्यता देते थे, तो उसके अनुसार इसको हटा दो, बाकी सभी अधिरचना की संज्ञा में आ गए हैं। धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, सभी अधिरचना में आ गए। ऑर्थर बैटले के अनुसार राजनीति को अंतर समूह संघर्ष की संज्ञा दी गई। ऑर्थर बैटले ने अंतर समूह और समूह की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। ऑर्थर बैटले ने, जब हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र, उसके अंदर समूह हमारा टॉपिक है, तो अंतर समूह की जो संघर्ष की संज्ञा राजनीति को दी है वो ऑर्थर बैटले ने दी है। और ये भी आरपीएससी के पता नहीं पूर्व एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने राजनीति को दुष्टों की अंतिम आश्रय स्थल का, ये भी आरपीएससी के एग्जाम में आ चुका है और ये भी नोट्स हैं। राजनीति के जो भी परिभाषा है उसके अंदर आता है। मैकाइवेली के अनुसार राजनीति सत्ता पाने व रखने के बारे में, मैकाइवेली ने कहा राजनीति सत्ता पाने व रखने के बारे में, यानी कि सत्ता माना है किसने, मैकाइवेली ने। ये कोटेशन संस्कृत विभाग 2022 में आई है। गांधी जी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की भांति जकड़ रखा है, हमारे पास झूंझने के अलावा कोई चारा नहीं। ये परिभाषा गांधी जी ने दी थी। बर्ट्रैंड जुवेनिल के अनुसार क्या कहा उन्होंने, विवाद ही राजनीति की जड़ है। हेनरी एडम्स ने के अनुसार गणितों का व्यवस्थित संगठन कहा है राजनीति को। ये सब राजनीति की परिभाषा, ये भी याद रखना। माइकल फुको शक्ति आधारित उत्पीड़न और शोषण करने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। टी ब्रेनेट संभाव्य की कला है राजनीति को कहा है। माइकल ऑक्सफोर्ड सीमाहीन समुद्र की संज्ञा दी है राजनीति को। इन्होंने परिभाषा दी है कि राजनीति ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग असीम व गहरे समुद्र में तैरते हैं। शरण लेने के लिए ना तो कोई बंदरगाह है ना ही आश्रय स्थल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में आ सकती है। उसका ना आरंभ होता है ना अंत होता है। सारी कोशिश जहाज को संतुलित रखते हुए तैरते रहना है। समुद्र मित्र भी है, शत्रु भी है, कभी भी डुबो सकता है और समुद्र के तूफान से निकाल भी सकते हैं जहाज। हन्ना अरेंट ने के अनुसार मानवीय गतिविधियां दो प्रकार की होती है। यहाँ अब मानवीय गतिविधियां बताई, वहाँ राजनीतिक गतिविधियों को दो प्रकार बताया था उन्होंने। यह है मानवीय गतिविधियां, जो संवैधानिक और व्यवहारिक गतिविधियां। तो हन्ना अरेंट ने व्यवहारिक गतिविधियों को फिर से 3 प्रकार में बांटा। ये है श्रम, कार्य और क्रिया। श्रम जो लेबर होता है, मानव के दैनिक क्रियाकलाप को श्रम कहा है किसने, हन्ना अरेंट ने कहा है।
ये शोषण पर आधारित है। लेबर श्रम होता है ना, शोषण यानी कि श्रम का शोषण होता है, श्रम आधारित वर्ग संघर्ष होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं लेबर या मजदूर संगठन वगैरह बनाने में। यह है कार्य आधारित संस्था निर्माण हेतु किए गए मानवीय प्रयास। इसके अंदर शोषण नहीं होता है, इसके अंदर आदेश की एकता होती है। अधीनस्थ, जैसे कि जिला कलेक्टर आदेश देगा, आरएस अधिकारी को आरएस अधिकारी देगा, अधीनस्थ अधिकारियों को छोटे छोटे पद आगे, ये कार्यों का विभाजन हो जाता है। तो हेनरी जो है ना, हेनरी फ्यूल के जो सिद्धांत हैं, 14 सिद्धांत दिए थे, उसके अंदर है आदेश की एकता का सिद्धांत, उस पर आधारित है कार्य। और क्रिया, राजनीति, क्रिया को राजनीति माना है। ये जो व्यवहारिक गतिविधि है उसके अंदर क्रिया जो है, क्रिया के वो राजनीतिक माना है। सार्वजनिक परिवर्तन हेतु की जाने वाली गतिविधियां, एक्शन, उसे कहते हैं राजनीति। तो ये जो श्रम है ना, 3 प्रकार है, श्रम, कार्य और क्रिया, लेबर्स, वर्क्स और एक्शन। तो श्रम को निम्नतम श्रेणी की गतिविधि बताया जाए कि उच्चतम श्रेणी की गतिविधि है क्रिया। हन्ना अरेंट ने राजनीति को क्रिया श्रेणी, राजनीति है ना उसको क्रिया की श्रेणी में, शक्ति क्रिया की श्रेणी में शामिल किया है। किसने? हन्ना अरेंट ने। किसको? राजनीति को किसके अंदर शामिल किया? क्रिया की श्रेणी में। और क्रिया किसका भाग है? व्यवहारिक गतिविधियां आपके भाग है। 3 प्रकार की होती है व्यवहारिक गतिविधियां। इसके अनुसार राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है। ये सार्वजनिक गतिविधि है क्रिया, क्योंकि यह स्वतंत्र समान नागरिकों के बीच में होने वाली अंत क्रिया है। ये परिभाषा याद रखना हन्ना अरेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी सबको समान दृष्टि से देखती हैं ये। आपके पास अगर आप एजुकेशन में हो, कहीं भी हो, तो एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आपके पास कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप वोट देने जा रहे हो तो आपको भी समान दृष्टि से देखा जाएगा, इसलिए उसको क्रिया माना है। राजनीति को सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च माना है। राजनीति के अंदर क्रिया को सर्वोच्च माना है। व्यवहारवादियों ने शक्ति को अपने अध्ययन का प्रमुख विषय बनाया। व्यवहारवादियों ने शक्ति को बनाया, जबकि हन्ना अरेंट ने क्रिया को राजनीति बताया। उन्होंने शक्ति केवल राज्य, सरकार या अर्थव्यवस्था में संबंधित नहीं है या सीमित नहीं है, राजनीति का अर्थ संकीर्ण है, ये व्यवहारवादियों ने भी कहा था। अब लॉसवेल की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आ चुकी है। लॉसवेल का संबंध इससे है कौन, क्या और कैसे पाता है, ये है। और आगे परिभाषा अभी बड़ी बड़ी आएगी, मैं बताऊंगी पूरी। इस प्रकार व्यवहारवादियों ने राजनीति को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया और ये मानते थे राजनीति सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि है। सार्वजनिक जीवन में ही व्यक्ति या समूह हितों के लिए संघर्ष करते हैं, अपने सार्वजनिक हितों के लिए। व्यक्तिगत हित नहीं होता है इसके अंदर, सार्वजनिक हित होता है। इसी क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि मूल्यों के संबंध में विभिन्न दावे किए जाते हैं तथा उनके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित जैसे पारिवारिक मामले हैं ना, वो राजनीति के अंतर्गत नहीं आते, निजी मामले नहीं आते। लेकिन एक जो लेखक हैं, कौन है? सुसैन मोलर, वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस जेंडर ऑफ फैमिली। ये महिला जो लेखक है, राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, देखो उन्होंने क्या कहा, नारीवाद। वे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को विभाजन पूरी तरह से नकार देती हैं। उनके अनुसार पारिवारिक संघर्ष भी शक्ति संबंधों के रूप में है, क्योंकि आपको पता है महिलाओं को इतने अधिकार नहीं है। महिलाएं घर का भी काम करती हैं, वहाँ भी करती हैं। तो इस तरह से उन्होंने महिलाओं के रूप में कहा था। और जहाँ पुरुष का वर्चस्व होता है वहाँ महिलाओं की भूमिका अधीनस्थ होती है, यानी कि महिलाओं को कम ही आंका गया है। जहाँ हम देखेंगे हर जगह से महिलाओं को कम आंका गया है, लेकिन महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। ये सुसैन मोलर ने कहा था महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए उनको ऊपर उठाने के लिए। जिस तरह पुरुष राजनीति में भाग लेते हैं, महिला भी भाग लेती है, लेकिन उसका संघर्ष सबसे ऊपर होता है महिला का। पुरुष जो काम करता है वो एक दिन काम करता है, महिला होती हैं वो घर का काम करती हैं और बाहर का काम करती हैं, तो उसका लेवल ऊपर होना चाहिए। लेकिन कुछ और बातें हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। उसके बाद सिद्धांत में हम पढ़ेंगे, समालोचना, पुनर्निर्माण, व्याख्या, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रश्न आया था 2024 में, मैंने कहा राजनीतिक सिद्धांत विचार संबंधित आया था। शास्त्रीय राजनीतिक विचार अच्छे समुदाय, नागरिकता, दायित्व जैसे प्रश्नों से संबंधित हैं, ये भी सही। शास्त्रीय राजनीति क्या हुआ? प्राचीन राजनीतिक, मैंने कहा राजनीति को 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो ये सही है। मध्यकालीन राजनीतिक विचार बौद्धिक जीवन की ईसाई धर्मशास्त्र से प्रभाव से आच्छादित थे। आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत का एक पाठ्य यानी कि टेक्सट्यूअल परंपरा रही, ये गलत है आधुनिक काल का। मध्यकाल का भी ये सही है, बौद्धिक जीवन से संबंधित धर्मशास्त्र के प्रभाव से आच्छादित थे। और समकालीन राजनीति सिद्धांत 1970 के दशक से राजनीतिक सिद्धांत में यानी कि फाउंडेशनलिस्ट मोड से प्रभावित हुआ, तो ये भी सही है। तो इसके अंदर ये 3 नंबर है, ये गलत होगा। और आप प्रथम पार्ट मेरा है ना, मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, ये सेकंड पार्ट है, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल से देखने को मिलेगा। ये जो नोट्स हैं ये सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है। RS मैन दे रहे हो तो आपके सही है, पॉलिटिकल है,
राजनीतिक विज्ञान की पहली यूनिट चल रही है, दूसरी यूनिट भी पढ़ेंगे, तीसरी भी पढ़ेंगे, सारे नोट्स दूंगे। मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।